नमस्कार साथियों, जय माँ भारती। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास विषय। इतिहास विषय में पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है द्वैध शासन। हम लोगों ने देखा था पहले द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसको देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर द्वैध शासन लागू क्यों किया गया। देखिए, हम लोगों ने पहले देखा था कि जैसे ये भारत, ये बंगाल, कंपनी जो ब्रिटिश, अच्छा जब मैं कंपनी की बात करूं, मैं जब कंपनी की बात करूं तो बस यही सब बात समझना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोगों ने देखा था कि सब 1764 के बक्सर के युद्ध में बंगाल को जीत लिया गया था कंपनी के द्वारा। तो जब जीत लिया गया था तो डायरेक्ट शासन कर सकती थी। ये रॉबर्ट क्लाइव, आरसी लिख देता हूं मैं इसे, रॉबर्ट क्लाइव, ये डायरेक्ट यहाँ पर शासक बन जाता जब शासक ही बनना था। ये घुमा फिराकर शासन लेने की क्या जरूरत थी कि एक उपनजीम के माध्यम से एक प्रशासनिक हथियार ले लेना, प्रशासनिक अधिकार ले लेना उपनजीम के माध्यम से, और दीवानी अधिकार यानी रुपए पैसे टैक्स का अधिकार शाह आलम द्वितीय के माध्यम से। यानी दोनों अधिकार, ये दोनों अधिकार कौन ले रखा था? रॉबर्ट क्लाइव, यानी कंपनी ले रखी थी। तो बात समझने वाली है कि जब दोनों अधिकार ले लेने के बाद खुद ही नवाब बन सकता है तो डायरेक्ट यहाँ का शासक ही बन जाता। ये द्वैध शासन प्रणाली, यानी एक साथ दो शासकों को बनाना, एक उपनजीम को बनाना, एक नजीम को बनाना, आखिर क्यों? हालांकि इसकी झलक मैंने पहले वीडियो में थोड़ा बहुत दिया था कि भारतीयों के नज़र में अगर खराब बनेगा तो ये नजीम, भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो इस नजीम को थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। आज पूरे पृष्ठभूमि को देखेंगे, पूरा का पूरा चीज़ देखेंगे इसमें कि आखिर ऐसा क्यों था। चलिए, मैं इस चीज़ को शुरू करता हूँ। आइए, तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले मैं टॉपिक बता दूं। चलिए, आज मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं, वो है, मैं इधर से चला आता हूं, थोड़ा सा इसमें घुसका दूं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है द्वैध शासन। द्वैध शासन व्यवस्था। जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने के पीछे कारण। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर द्वैध शासन व्यवस्था कंपनी के द्वारा लागू ही क्यों किया गया। तो इसके लिए हम लोग चलिए विभिन्न स्लाइड के माध्यम से किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं पूरे डिटेल से इन चीज़ों को समझाऊंगा। हालांकि जो, चलिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया, आप लोगों को देख, ये तो हमारा कोचिंग का लोगो है, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर, राही उठ तेरी मंजिल अब दूर नहीं। चलिए, मैं विभिन्न स्लाइड के माध्यम से इसे आगे ले चलता हूँ। ये सब हम लोगों ने देखा था कल, इस सब हम लोगों ने कल देखा था। बंगाल के बारे में समझा था कि बंगाल क्या है। मैं ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को एक साथ पढ़ना है। चलिए, आज का हम लोगों का ये टॉपिक है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ।
चलिए, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। मैं ध्यान रहे, मैं से इसलिए दिखा दे रहा हूँ तो आपको एक लिखा हुआ फॉर्म भी पता चल जाए कि किस फॉर्म के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं इसे डीपली में समझाऊंगा भी, और ये पीडीएफ के रूप में जहाँ वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के माध्यम से मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने के पीछे कारण, कंपनी को यह डर था, पहला कारण क्या है कि कंपनी को यह डर था कि प्रत्यक्ष शासन अपने हाथ में लेने की स्थिति में भारतीय राज्य इसका विरोध कर सकते हैं। पहला बात ये कि भारतीय राज्य इसका विरोध कर सकते हैं। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों की ओर से भी विरोध हो सकता था। दूसरा, जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी को छोड़ करके जो कंपनियां थी वो भी ब्रिटिश शासन का यानी रॉबर्ट क्लाइव का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर सकती थी। तीसरा है, कंपनी के पास प्रशिक्षित अधिकारियों का एक बड़ा समूह नहीं था। जो कंपनी थी उसके पास जो अधिकारी थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अधिकारी थे वो ट्रेंड अधिकारी नहीं थे, उनके पास प्रशिक्षण ज़्यादा नहीं था। और चौथा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो खुद नहीं चाहते थे कि ये कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले। तो इन 4 कारणों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, इन 4 कारणों को विभिन्न तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह कल हम लोगों ने द्वैध शासन को समझा था, उसी तरह ध्यान रहे, इस पीडीएफ को मैंने जिस तरह स्पीड में पढ़ दिया उसको देख करके ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा लीजिएगा कि बस मैं इसी तरह पढ़ा दिया। इसके भी बहुत बड़े उद्देश्य हैं। बस आप लोग वीडियो को आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में ना आए तो फिर कहिएगा। चलिए, मैं लाइट को ऑन करता हूँ और प्रोजेक्टर को भी ऑफ कर देता हूँ। लीजिए, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो फिर से। द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने के पीछे कारण। देखिए, हम लोगों ने वीडियो में तो देख लिया है कि नजीम उपनजीम के माध्यम से किस तरह से कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर चुकी थी। अब देखना ये है कि आखिर एक क्यों द्वैध शासन क्यों स्थापित की। तो देखिए, उसकी अपनी कुछ समस्याएं थी, कंपनी की अपनी कुछ समस्याएं थी। आइए उन समस्याओं को देख लेते हैं। देखिए, ये भारत, दक्षिण भारत मैंने बनाया और हमने बताया था कि ये बंगाल है। यहाँ जब भी मैं चित्र बनाऊं तो आप लोगों को समझना है कि ये बंगाल है। देखिए, बंगाल को तो 1765 में जीत ली और गवर्नर बना हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, आरसी रॉबर्ट क्लाइव। अब देखना ये है, रॉबर्ट क्लाइव शासक बनने वाला है। यहाँ क्या शासक बनने वाला है। शासक बनने से पहले वो आगे पीछे दाएं बाएं एक बार देख लेना चाहता है कि आखिर उसके सामने समस्याएं कौन सी आने वाली हैं। गवर्नर बन जाएगा, यहाँ का शासक बन जाएगा बंगाल का, तो क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो देखेगा कि अगर गवर्नर बनता है तो इससे किस किस से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही लक्ष्य है कि इसका एक ही लक्ष्य क्या है कि इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद, इसका एक ही लक्ष्य है वाणिज्यिक पूंजीवाद का हित साधना, वाणिज्यिक पूंजीवाद का हित साधना, क्योंकि इसलिए तो कंपनी आई हुई है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का हित साधने का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भाई अधिक आय कमाना, आय अधिक कमाना, या स्टार्ट किया दूँ तो मुनाफा कमाना, अपने भाषा में मुनाफा कमाना। और मुनाफा कमाने के लिए उसके पास एक रास्ता क्या है कि अधिक से अधिक आय कमाए। आय कमाए मतलब कि अधिक से अधिक राजस्व की उगाही करे और कम से कम खर्च करे, और व्यय क्या कर दे, ये कम से कम करे, खर्च कम से कम करे, तभी तो उसका मुनाफा बढ़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, खर्चे कम हो। खर्चे कम करने के लिए क्या करेगा,
वो युद्ध से बचेगा, युद्ध से बचेगा, युद्ध से बचेगा। अधिक से अधिक आय कमाने के लिए एक तो राजस्व से आय कमाना है उसे आय एक तो राजस्व से कमाना है ही, लेकिन साथ ही साथ वो व्यापारी है तो उसे कपड़े बेच कर के, जो कपड़ा बेच रहा है या फिर जो भी सामान वो बेच रहा है उस बेच कर के भी तो उसे कमाना है। अब अगर बेच कर कमाना है तो अगर कोई जनता इसका विरोध करेगी तो क्या इसका सामान खरीदेगी? सामान ही नहीं खरीदेगी तो क्या इसका आय बढ़ेगा? तो ये कोशिश करेगा कि जनता को संतुष्ट, जनता हो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जनता हो या राजा हो, कोई भी हो, इसका विरोध न करे, क्योंकि ये लोग विरोध करेंगे तो कंपनी की छवि खराब होगी, कंपनी की छवि खराब होगी तो उसका सामान बिकेगा नहीं, तो आय बढ़ेगा नहीं, आय नहीं बढ़ेगा तो मुनाफा कैसे कमाएगा वो? समझ रहे हैं बातों को? इस सारे लक्ष्य को ध्यान में रख करके तब वो सोचेगा। क्या सोचेगा? देखिए ध्यान से, जब वो बंगाल का शासन अपने हाथों में लेने वाला है तो अपने सामने देखता है कि ये भारत, और भारत में बहुत सारे छोटे छोटे और राज्य भी हैं। जैसे ये तो हो गया बंगाल, ये हो गया बंगाल, लेकिन देख रहा है कि बंगाल के बगल में ही है, यहाँ पर मैं बता, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है मैसूर राज्य। अरे वही मैसूर राज्य, हैदर अली वाला मैसूर राज्य, हैदर अली का मैसूर राज्य। उसके बाद में बगल में देख रहा है तो यहाँ पर निजाम का हैदराबाद, यहाँ पर क्या है? निजाम का हैदराबाद है, निजाम का हैदराबाद। यहाँ पर इस पूरे भूखंड में मराठा गणसंघ है, मराठा परिसंघ। इधर इस क्षेत्र में रंजीत सिंह अलग ही उभर रहे हैं, रंजीत सिंह। अब आप ही बताइए, अगर बंगाल का शासक कोई विदेशी कंपनी आकर हथिया ले तो इन लोगों को क्या लगेगा कि भाई इतनी छोटी सी कंपनी है, इतनी छोटी सी कंपनी आकर भारत में शासन कर रही है, क्यों नहीं काम करते हैं? इस पर आक्रमण करते हैं, इसे भगाते हैं और क्षेत्र को हड़प लेंगे। इस सोच से ये लोग इस पर आक्रमण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ये लोग जब आक्रमण करेंगे, चाहे रंजीत सिंह हो, मराठा परिसंघ हो, निजाम हो, हैदराबाद वाले निजाम या मैसूर राज्य के जो भी हो, आक्रमण इस पर करेंगे तो इसे युद्ध करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर अगर ये युद्ध करेगा तो फिर वही बात आ जाएगी, युद्ध से बचेगा बनने वाला स्थिति। युद्ध करेगा तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएगा तो लाभ नहीं होगा। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के हित साधने के लिए जो ये आया था व्यक्ति, क्या उस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि जो भारतीय राजा हैं, ये जो मैसूर के राजा हो, निजाम हैदराबाद के निजाम हो या मराठा हो, रंजीत सिंह हो, और भी जो छोटे छोटे राज्य थे, ये सब इनका विरोध ना करें, इसके लिए वो क्या करेगा? द्वैध शासन यानी प्रत्यक्ष शासन कर नहीं सकता, प्रत्यक्ष शासन कर नहीं सकता। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये राजाओं का विरोध। तो पहला कारण क्या हो गया कि राजा इसका विरोध न करें। तो इस राजाओं के विरोध से बचने के लिए, राजाओं का विरोध, तो राजाओं का विरोध से बचने के लिए यह प्रत्यक्ष शासन यानी डायरेक्ट बंगाल का शासक नहीं बन सकता था। कौन? ये रॉबर्ट क्लाइव। मैंने बार बार लिखा, ये कौन है? आरसी रॉबर्ट क्लाइव। या फिर कंपनी कह लीजिए, कंपनी प्रत्यक्ष शासन अपने हाथों में नहीं ले सकती थी। पहला कारण है ये। चलिए दूसरा कारण में हम लोग समझते हैं इसी में। देखिए ये जिस तरह भारत है, मैं इसे फिर से मिटा दूं इसी चीज़ को समझाने के लिए। चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये भारत है, ये बंगाल है, और बंगाल पर फिर से ये रॉबर्ट क्लाइव कह लीजिए, या फिर रॉबर्ट क्लाइव जिसका नेतृत्व कर रहा है वो कंपनी कह लीजिए। कंपनी कहने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के सामने एक और समस्या आने वाली है।
उस समय से रॉबर्ट हैं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के सामने एक और समस्या क्या आने वाली है कि वो देख रहा है कि एक कंपनी के रूप में सिर्फ वही बंगाल पर या फिर भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आया है, अन्य विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई हैं। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी भी आई थी, फ्रांसीसी कंपनी। हालांकि अलग बात है कि 1760 में, कब, 1760 में वांडीवास के युद्ध में इसे हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर भी इसका अस्तित्व बना था कि नहीं बना था? फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व अभी भी बना था। इधर पूरे भारत में डच कंपनी आई थी, इधर इस इलाके में, तो डच कंपनी का भी कुछ हिस्सेदारी इसमें भी थी, डच कंपनी भी आई थी। इधर विदेशी कंपनी, स्पेन की कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, इधर गोवा वगैरह में, गोवा के आसपास में पुर्तगाली कंपनी थी। ये सब तो विदेशी कंपनियां थी ही। इसके अलावा भारत की अपने भी तो उद्योग धंधे थे, व्यापारी थे ना। तो भारत के व्यापारी क्या हाल है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, भारतीय व्यापारी। अब बताइए, फिर रॉबर्ट क्लाइव देखता है एक तरफ तो राजा इनका विरोध कर सकते हैं, तो उनका विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा कि ये जो उसी के कैटेगरी के जो लोग हैं, क्योंकि ये कंपनी है, तो जो विदेशी कंपनियां हैं, चाहे फ्रांसीसी कंपनी हो, चाहे डच कंपनी हो, पुर्तगाली कंपनी हो, या फिर भारत के व्यापारी हो, ये सभी तो इसका विरोध कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई एक विदेशी कंपनी यहाँ का शासक क्यों बन बैठा है? अगर विदेशी कंपनी शासक बन बैठेगा तो हमारा सामान तो इस बंगाल में बेचने ही नहीं देगा। जब हम बेचने जाएंगे तो हम पर टैक्स लगा देगा, क्योंकि ये कंपनी तो कोशिश करेगा कि इसका सामान बिके। अब इसका सामान बिके तो हमारा सामान बेचने तो देगा ही नहीं इस इतने बड़े क्षेत्र में। तो ये सब लोग मिल करके भी विरोध कर सकते हैं। मिल करके हो सकता है ग्रुप बना ले, और ग्रुप बना करके तब हम हमारा विरोध करने शुरू कर दें। और हमारा विरोध करेंगे तो फिर हमें युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। हम उतना सेना का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तो पता चलेगा शासक बनने के बाद जितना फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान हमें विरोध झेलने में लग जाएगा। हमारा ध्यान कंपनी का सामान बेचने में लगाना चाहिए था, हमारा ध्यान इस लोगों को निपटने में लगा रह जाएगा। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो दूसरा वजह क्या था? दूसरा वजह था कंपनियों का विरोध। अन्य कंपनी कहने का मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां भारत में थी उन सब का, अन्य कंपनियों का विरोध। तो एक तो राजाओं का विरोध का डर था, अन्य कंपनियों का विरोध। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक तो राजा का डर था, एक कंपनी का डर था, अन्य कंपनियों का डर था। इन दो कारणों से वो सीधा सा बात है, बंगाल का शासन अपने हाथ में तो ले नहीं सकता था। बंगाल का शासन अपने हाथ में लेता, बंगाल का शासन अगर अपने हाथ में लेता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था। युद्ध के माध्यम से उसे अपना जो मुनाफा कमाना था वो मुनाफा कमा नहीं सकता था। दो चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए मैं अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। देखिए, मैंने पहले लेक्चर में ही पूरे भारतीय इतिहास का निचोड़ बता दिया था कि कम से कम 1813 तक का जो इतिहास चलेगा ना, उसका पूरा निचोड़ हमने पहले लेक्चर में ब्रिटिश के प्रशासनिक नीति में बता दिया था। अब उसी को आधार बना करके हम लोग पूरा आगे बढ़ते चलेंगे। चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो या आगे चल करके वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चाहे 1793 में कॉर्नवालिस आएगा, वेलेस्ली आएगा, जो भी आएंगे सब इसी सूत्र का पालन करेंगे। इसलिए इस सूत्र को समझने के लिए आप लोगों को पहला लेक्चर ब्रिटिश प्रशासनिक नीति समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, तब यहाँ पर आए बातें समझ में आएंगी। तीसरा क्या था कि जैसे देखिए ये बंगाल है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये बंगाल है। बंगाल पर रॉबर्ट क्लाइव फिर से शासन करने वाला है, शासक बनने वाला है कंपनी की तरफ से। तो ये मैं दोनों इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि इतिहास कभी भी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं चलता।
पूरी एक संस्था, एक समूह के आधार पर, समाज के आधार पर चलता है। इसलिए ये रॉबर्ट क्लाइव भले बन रहा है, लेकिन पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र कंपनी के पास है, रॉबर्ट क्लाइव के पास नहीं। ये रॉबर्ट क्लाइव के पास शक्ति तब तक है जब तक वो कंपनी का गवर्नर बना है। कंपनी के गवर्नर पद से जैसे ही इसे बुला लिया जाएगा, इसका पावर खत्म। दूसरा कोई भी व्यक्ति कंपनी के गवर्नर के पद पर बैठेगा, सारी की सारी शक्ति उस व्यक्ति के पास चली आएगी। यूँ समझ ले। इसलिए मैं कंपनी को आधार बनाकर चल रहा हूँ कि शासन का बागडोर कंपनी लेने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ही वो कुर्सी है, वो शक्तिशाली कुर्सी है। कंपनी के पास ही वो शक्तिशाली कुर्सी है जिस पर जो व्यक्ति बैठेगा, कंपनी का पूरा पावर उस व्यक्ति में चला आएगा। अभी रॉबर्ट क्लाइव बैठने वाला है, तो ब्रिटिश का शासन उस रॉबर्ट क्लाइव के अंदर हाथों में आने वाला है। रॉबर्ट क्लाइव हट जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा, तो कॉर्नवालिस के हाथों में पूरा की पूरी शक्ति आ जाएगी। ब्रिटिश शासन की पूरी शक्ति इसके हाथ में चली आएगी। तो इसलिए हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को नहीं, कंपनी को लेकर चल रहे हैं। चलिए, खैर वो तो दूसरी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द्वैध शासन क्यों नहीं, द्वैध शासन ही क्यों, प्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं, डायरेक्ट शासक क्यों नहीं बन गया रॉबर्ट क्लाइव, या कंपनी डायरेक्ट शासन ही क्यों नहीं ले ली। देखिए, ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो एक कंपनी ही, ये एक कंपनी थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप ही बताइए, कंपनी कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उसके पास प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग लिए हुए, प्रशिक्षित कह लीजिए या फिर ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5, 10, बस। इससे ज़्यादा तो नहीं होती ना, 15 तक हो सकती है। क्योंकि कंपनी में ट्रेनिंग लिए हुए प्रशिक्षित व्यक्तियों से ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है मजदूरों की, और मजदूर तो पढ़े लिखे होते नहीं। तो इस कंपनी के पास अगर लोग होंगे भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी होंगे, तो 5-10 व्यक्ति होंगे, यानी कम संख्या में प्रशिक्षित, ट्रेंड कह लीजिए या फिर इसे हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षित। ट्रेनिंग तो होता है प्रशिक्षण, ट्रेंड ही कह लीजिए इसे। मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, TRAINED, ट्रेंड, प्रशिक्षित। प्रशिक्षित व्यक्ति तो कम ही होंगे। और हमने बताया था बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र था, 10 क्षेत्रों को मिला करके बना था यह। तो इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन आप ही बताइए, क्या ये 5-10 या इतने कम संख्या में लोग संभाल पाते? तो रॉबर्ट क्लाइव देखता है, कंपनी देखती है कि जिस अगर शासन प्रत्यक्ष रूप से संभालते हैं, तो हमारे पास उतने अधिकारी ही कहाँ हैं, हमारे पास उतने ऑफिसर ही कहाँ हैं जो इस पूरे प्रशासन को संभाल सकते हैं। तो अधिकारियों के अभाव की वजह से भी यह कंपनी डायरेक्ट रूप से शासन तो नहीं कर सकती, क्योंकि डायरेक्ट रूप से शासन करने का मतलब था कि बंगाल का पूरा उत्तरदायित्व, पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी के पास चली आती। और कंपनी के पास चली आती तो कंपनी के पास उतने आदमी नहीं थे, उतने ट्रेंड व्यक्ति नहीं थे। मजदूर तो थे, लेकिन मजदूर शासन कैसे संभाल सकता है? पढ़े लिखे लोग, प्रशिक्षित लोगों की, ट्रेंड लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसीलिए वह प्रत्यक्ष शासन नहीं ले सकता था। जैसे शासन अस्त व्यस्त होता, विद्रोह की संभावना उठ खड़ी होती, जनता विद्रोह करने लगती। इसलिए तीसरा कारण क्या था कि कंपनी के पास प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव, कंपनी के पास प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव। 3 कारण हो गए। पहला कारण ये कि राजा का विरोध करना सहना पड़ सकता था, उसकी वजह से उसे युद्ध करना पड़ता। दूसरा, अन्य कंपनियों का भी विरोध सहना पड़ जाता कंपनी को, तो फिर युद्ध करना पड़ जाता, या फिर सेना का इस्तेमाल करना पड़ जाता दमन के लिए, फिर उसके खर्चे बढ़ जाते,
खर्चे बढ़ते तो मुनाफा कम हो जाता। तीसरा, कंपनी के पास प्रशिक्षित व्यक्ति थे नहीं, क्योंकि इंग्लैंड से उतने लोगों को बुला तो नहीं सकता है ना, बुलाएगा तो उनकी मजदूरी देने में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर उसका खर्च बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ेगा तो फिर मुनाफा कम होगा, मुनाफा कम होगा तो वाणिज्यिक पूंजीवाद का हित सधेगा कैसे। वाणिज्यिक पूंजीवाद का मतलब हमने बताया था, सस्ते में कच्चा माल खरीदना और फिर उसे बेचना और खरीदने बेचने के क्रम में लाभ कमा लेना। तो सस्ते में खरीदेगा, महंगे में तो बेच नहीं सकता, क्योंकि महंगे में ज़्यादा महंगे में बेचेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो जितना विक्रय मूल्य होना चाहिए उतना में बेचेगा, बस सस्ते से सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीदेगा, यही था इसका हित। तो ये 3 टॉपिक समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताइए। फिर मैं आगे चलता हूँ चौथे पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, चौथे पॉइंट को समझने के लिए इसे आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, एक कॉपी में नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं तो PDF के रूप में दूंगा ही, कॉपी के में दूंगा ही मैं। जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, बस इतना होगा कि इस रूप में नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसमें तो बस भाषा में लिखा होगा, तो आप लोगों को वहाँ से डाउनलोड करना है, उसे पढ़ लेना है बस। चलिए, मैं अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैं इस टॉपिक से मिटा देता हूँ। चलिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं फिर से लिख दूंगा बाद में चल करके। ये बोर्ड तो इतना ही है और इसी में समझना है हम लोगों को। चौथा कारण क्या था? देखिए, चौथा कारण था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमने जब उस समय मैं समझा रहा था तो एक शब्द आया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो चलिए लगे हाथ उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शब्द को भी समझ लेते हैं, फिर इस कारण को भी समझ लेंगे, चौथे कारण को। देखिए, ये भारत है, फिर से मैं बना देता हूँ, ये बंगाल है, ये भारत है और ये बंगाल है। बंगाल में आई हुई है यह कंपनी, नाम है इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। देखिए, वास्तव में क्या था, ये कंपनी कैसी कंपनी थी, इसके नेचर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, ये लगभग नक्शा है ब्रिटेन का, तो सही है, ऐसे लगभग नक्शा है, ब्रिटेन नहीं कह लीजिए, इसे कह लीजिए UK। देखिए ध्यान से, मैं इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया और ये, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, एक कटा हुआ इधर से, ये वाला क्षेत्र, ये है इंग्लैंड। हालांकि मैंने पहले भी कई बार बताया है, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, ये है इंग्लैंड और ये है वेल्स। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जो कटा हुआ ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये है वेल्स। इसकी राजधानी यहीं पर है नीचे, लंदन। तो इंग्लैंड और वेल्स को मिला देते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड प्लस वेल्स, इसको मिला देते हैं तो बनता है ब्रिटेन। तो किताबों में आप लोग कहीं पर इंग्लैंड देखते हुएगा, कहीं पर ब्रिटेन देखते हुएगा, कहीं पर ग्रेट ब्रिटेन देखते हुएगा, कहीं पर UK संयुक्त राज्य देखते हुएगा। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं लगे हाथ। तो इंग्लैंड ये हो गया, ये वेल्स हो गया, और इस सब को मिला देंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रिटेन। फिर इस ब्रिटेन में ये ऊपरी हिस्सा है स्कॉटलैंड, देश था पहले, अब नहीं है, इसमें मिल चुका है यह स्कॉटलैंड। तो इस ब्रिटेन को और स्कॉटलैंड को जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा बन बैठेगा क्या, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या बन बैठेगा, ग्रेट ब्रिटेन। यानी कह दें, इसे मैं फिर से ड्रॉ करके यहाँ पर समझाऊँ, इसे समझाऊँ तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, ये हो जाएगा इंग्लैंड, ये हो जाएगा वेल्स,
वेल्स, वे आर द लॉस ऑफ वेल्स, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, वेल्स, और ये है स्कॉटलैंड। इन तीनों देशों को मिला देंगे, इन तीनों देशों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन नहीं, ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा, क्या, ग्रेट ब्रिटेन। यानी यहाँ पर मैं फिर से लिख दूँ, इंग्लैंड प्लस वेल्स, वेल्स ये वाला इंग्लैंड, ये वाला वेल्स और ये वाला स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ये मिलकर बन जाएगा क्या, ग्रेट ब्रिटेन। तो जब भी बात करें कहीं ग्रेट ब्रिटेन की तो आप लोग समझेंगे इसी ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही है, ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पर एक और क्षेत्र है, यहाँ पर आयरलैंड। क्या क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, आयरलैंड। आयरलैंड में देखेंगे तो ऊपर का उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे उत्तरी आयरलैंड। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उत्तरी आयरलैंड। और ये नीचे दक्षिण में है तो इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी, दक्षिण आयरलैंड या दक्षिणी आयरलैंड। तो यूके ने क्या किया है, यानी ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया, इस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया है। दक्षिण आयरलैंड एक अलग से देश बना हुआ है जिसकी राजधानी है लिस्बन। खैर दक्षिण आयरलैंड को छोड़िए, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन में मिला देंगे, ब्रिटेन में नहीं, ग्रेट ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये उत्तरी आयरलैंड, तो मिल करके क्या बन जाएगा, वर्तमान यूके। अभी का जो यूके है ना, संयुक्त राज्य, यही बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इंग्लैंड तो रहेगा, वेल्स भी रहेगा, स्कॉटलैंड भी रहेगा, इसमें जुड़ जाएगा क्या, उत्तरी आयरलैंड। और उत्तरी आयरलैंड जैसे मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड, KINGDOM, यूनाइटेड किंगडम। हिंदी में होगा संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य। ये ब्रिटेन की संरचना है। ये बस मैंने समझा दिया ताकि भविष्य में फिर कहीं आए ग्रेट ब्रिटेन तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये बार बार आएगा, मैं बार बार समझाता चलूँगा। जब जब चैप्टर में आएगा मैं समझाता चलूँगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग आते हैं कंपनी पर। ये ब्रिटेन को आप लोगों ने समझ लिया। आइए हम लोग अभी चौथा कारण समझना बाकी है। देखिए चौथे कारण को समझने के लिए हमें एक बात को समझना होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कंपनी किस तरह की कंपनी थी, इसको समझ लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो ब्रिटेन है और ये भारत है, अब भारत का ये है बंगाल, बंगाल में है ये कंपनी। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन में क्या हुआ था, कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो इसमें क्या था कि शेयर होल्डर्स मिल करके कंपनी को बनाए थे। यानी जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह थी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहने का मतलब कि 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 80 लोग, कितने लोग, 80 लोग, यानी 80 व्यापारी कह लीजिए या 80 धनाढ़ लोग, धनी मनी लोग, 80 लोग मिल करके तब इस कंपनी को बनाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC कंपनी बनाए थे। तो जो 80 लोग बनाए थे ना मिल करके, अपना रुपए, कुछ रुपए ये दे दिया, कुछ रुपए ये, कुछ रुपए ये, कुछ रुपए ये लोग मिल करके अपना अपना रुपए मिला करके तब इस कंपनी को बनाए थे। तो ये इन लोगों का जो समूह था, ग्रुप था, इसी को कहा जाता था कोर्ट
ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्हीं के ग्रुप को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यही थे। अब सीधी सी बात है, इन लोगों ने रुपए मिलाकर के एक कंपनी को बनाया है और इस कंपनी में से एक जहाजी बेरा को या एक व्यक्ति को, एक समूह को, एक ग्रुप को यहाँ पर भेजा है ना। तो ये पूरी की पूरी बड़ी कंपनी है। वैसे बड़ी कंपनी का एक छोटा सा ब्रांच कहाँ पर आया है? यहाँ पर आया है। एक छोटा सा ब्रांच, इस कंपनी का एक छोटा सा ब्रांच बंगाल में आया हुआ था और यही कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी। ये कंपनी किसके नेतृत्व में चल रही थी? अभी फिलहाल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ पर चल रही है। साल है 1765 का समय है। निर्णय का समय है कि बंगाल का नेतृत्व अपने हाथ में लिया जाए या न लिया जाए। सीधी सी बात है, ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का एक गवर्नर है और इसे गवर्नर किन लोगों ने भेजा है बना करके? इन लोगों ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने, इन लोगों ने यहाँ के इंग्लैंड से एक व्यक्ति को बुलाया है। देखा है कि भाई ये एक सेना का अधिकारी है, बहुत अच्छा प्रशिक्षण है इसके पास, ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इस व्यक्ति को गवर्नर बना करके भेज दिया जाए, इसे तनख्वाह देंगे हम। तो बना करके भेजा गया है। अब सीधी सी बात है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जिस तरह कहेंगे उस तरह से इस व्यक्ति को बात मानना पड़ेगा। खुद ये लोग ही नहीं चाहते थे, अब खुद यही लोग नहीं चाहते थे कि ये कंपनी या फिर रॉबर्ट क्लाइव या यह कंपनी बंगाल का शासन अपने हाथों में ले। ये चाहते थे कि व्यापार करने के लिए गए हो तो व्यापार करो, ज़्यादा उछल कूद मत करो, वापस ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा इधर उधर करोगे तो वापस बुला लिए जाओगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है ना। व्यापार करो, मुनाफा कमाओ, अधिक से अधिक लाभ कमाओ और लाभ का रुपया जो है ना, ये लाभ का जो रुपया है, ये रुपया मेरे पास जल्दी भेजो, मत प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट शासन अपने हाथ में मत लो, वरना तुम्हारा ध्यान भटकेगा, तुम यहाँ के शासन में चले जाओगे, राजनीति में चले जाओगे, तो फिर मेरी कंपनी का क्या होगा। चलो प्रत्यक्ष शासन मत लो। तो इसे प्रत्यक्ष शासन लेने से, प्रत्यक्ष शासन लेने से मना कर दिए। तो जो चौथा कारण था वो यही तो था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करने का मतलब इन लोगों का समूह, जिन लोगों ने रुपए मिला करके, इन लोगों को कहा जाता था शेयर होल्डर। शेयर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? शेयर होल्डर्स। एक बार देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। चलिए, तो शेयर होल्डर्स जो थे यही खुद नहीं चाहते थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्हीं के ग्रुप को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रत्यक्ष शासन की मनाही, प्रत्यक्ष शासन की मनाही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रत्यक्ष शासन की मनाही। तो देख लिया हम लोगों ने, इन 4 कारणों की वजह से रॉबर्ट क्लाइव या कंपनी प्रत्यक्ष शासन बंगाल का नहीं ले सकती थी। पहला, यहाँ के जो राजा थे, राजा का विरोध झेलना पड़ सकता था, युद्ध की संभावना थी। दूसरा, यहाँ जो दूसरी कंपनियाँ थी उस कंपनी का विरोध झेलना पड़ सकता था। ये बाहरी 2 कारण हो गए, बाहर के 2 कारण। खुद इसके कंपनी के अंदर कारण क्या था? अंदर 2 कारण। पहला ये कि इसके पास जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उस प्रशिक्षित व्यक्ति का अभाव था, ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति का अभाव था जो शासन को संभाल सके। और चौथा कारण क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं चाहती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी इस कंपनी का मालिक, ओरिजिनल मालिक जो लोग थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यही लोग नहीं चाहते थे कि यह कंपनी प्रत्यक्ष शासन ले, इसलिए यह प्रत्यक्ष शासन ले नहीं सकती थी। तो प्रत्यक्ष शासन नहीं ले सकती थी तो फिर यह करता क्या? शासन तो अपने हाथ में लेना ही था। किस तरह ले, किस तरह करे कि सबका तोड़ निकल जाए, राजाओं का विरोध भी ना सहना पड़े, कंपनी का भी विरोध ना सहना पड़े। हमारे पास तो अधिकारी है नहीं, प्रशिक्षित अधिकारी,
तो उसे भी ना लगाना पड़े और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी लगे कि हमारे हाथों में तो कुछ है ही नहीं, हम तो शासन कर ही नहीं रहे। तो इन सबका तोड़ था और सबका तोड़ एक ही था और वो था द्वैध शासन। वो था द्वैध शासन। क्यों? क्योंकि इस द्वैध शासन के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इस द्वैध शासन में हम लोग, चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं उस चीज़ को। क्योंकि इस द्वैध शासन के माध्यम से इन चारों समस्याओं का तोड़ निकल सकता था। सारे समस्या रहने के बावजूद भी बीच का रास्ता निकल सकता था, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था, अधिक से अधिक लाभ कमाना था कंपनी को। अच्छा, मैं जब कंपनी कहूँ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही समझें आप लोग। तो कंपनी के पास इन चारों का एक ही तोड़ था और वो था द्वैध शासन। क्योंकि द्वैध शासन में सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को बैठाना है नजीम के पद पर और नजीम के पास सिर्फ उत्तरदायित्व होगा। इसके पास क्या होगा? सिर्फ उत्तरदायित्व, यानी लोगों के नज़र में यही खड़ा रहेगा। और ये किसी भारतीय को बना देंगे, भारतीय को बना देंगे तो सीधी सी बात है, जो यहाँ के राजा विरोध करने वाले थे, राजा, उन्हें तो लगेगा भाई चलो ये तो भारतीय यहाँ राजा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक उपनजीम को बना देंगे ताकि इसकी सारी शक्ति इसके पास आएगी, उपनजीम के पास आएगी। और इस उपनजीम कैसा व्यक्ति होगा? हमारे कंपनी के तरफ से भेजा गया व्यक्ति होगा। यानी इस व्यक्ति के माध्यम से शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? कंपनी करेगी। शक्ति का प्रयोग भी करो, हमारे पास क्या आ गई? शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति आ गई? निजामत की शक्ति आ गई। निजामत की शक्ति, हमने बताया था निजामत की शक्ति मतलब प्रशासनिक शक्ति, पुलिस, सेना, न्याय, इन सब की शक्ति आ गई। मुखौटा इसका, पीछे का रंग उसका, पीछे का हाथ इसका, यानी इसके कंधे पर, नजीम के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसी को कहते हैं। कंपनी को भी लगेगा कि ये नजीम है। अब रह गया रुपए पैसे की बात, टैक्स की बात, तो यहाँ इस किससे टैक्स लिया जाएगा, किससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये तय करने के लिए दीवानी मामला के लिए अलग से व्यक्ति बैठा ही है, शाह आलम द्वितीय। अब लीजिए, शाह आलम द्वितीय के माध्यम से यह टैक्स भी ले लेगा। तो इसके पास क्या आ गई? शक्ति आ गई। किसकी? निजामत की भी शक्ति आ गई और प्लस में दीवानी शक्ति भी आ गई। और हम लोगों ने देखा था, पहले भी देखा था कि मुग़ल व्यवस्था में ही तो था कि एक बंगाल में दो, जो बंगाल है, इस बंगाल में दो ही तो शासन हुआ करते थे, दो ही तरह के, एक निजामत वाला और एक दीवानी, और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते थे। बीच में मुर्शिद कुली खां आया था, तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था? इन दोनों अधिकारों को अपने में लेकर नवाब बन बैठा था। तो दो शक्तियाँ जिस एक व्यक्ति में आ जाएगी, वहीं उस क्षेत्र का सर्वे सर्वा हो जाएगा, वहीं उसका नवाब हो जाएगा। कंपनी ने तो दोनों शक्ति ले ही ली, तो इस तरह कंपनी इसका क्या हो जाएगी? एक तरह से देखा जाए तो नवाब हो जाएगी। इसे कहेंगे अप्रत्यक्ष नवाब। दिखाई नहीं देगा, दिखाई तो ये देगा नजीम, जो भी गुजरेगा नजीम पर गुजरेगा। तो हम लोगों ने देखा द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने के पीछे कारण क्या था। अब हम लोग देख लेते हैं लगे हाथी। पहले देख लूँ वीडियो कितना लंबा हो गया है। मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 44 मिनट का। हालांकि हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते, रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। चलिए कोई बात नहीं, उससे अगले टॉपिक में देखेंगे कि इसने सुधार क्या किया और उसका परिणाम क्या निकला। उसके साथ ही रॉबर्ट क्लाइव का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखिए, मैं PDF को वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसे अच्छे से देखिए, समझिए। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी कमियां रह गई हो तो सुझाव भी दें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय मां।